नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहीं थावरचंद गहलोत अब संगठन और मंत्री पद की जिम्मेदारी छोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो चर्चा आज इसी मसले पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, बल्कि बात अब सुगबुगाहट से भी आगे बढ़ गई है और दिल्ली में सियासी जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अहम और बहुप्रतीक्षित नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लिहाजा मंगलवार को उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद सिंधिया भी दिल्ली कूच कर गए। उज्जैन का दौरा था। दिल्ली से किसी तरह का कोई बुलावा जा रहा हूँ दौरा। दरअसल मार्च 2020 में जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही ये तय था कि देर सवेर सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और वैसे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को चौथी बार सत्ता दिलाने के शिल्पकार भी सिंधिया ही माने जाते हैं। ऐसे में अब सिंधिया को मंत्री बनाकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर बीजेपी एक तीर से कई निशाने को साधने की कोशिश करेगी। हालांकि एमपी से जबलपुर सांसद राकेश सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल इस पर निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर मध्य प्रदेश से मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। अब ये तो तय है कि एमपी कोटे से एक मंत्री तो फिलहाल बनना ही है। बहरहाल बात करें सिंधिया की, तो ये समझना जरूरी है कि सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनने से बीजेपी को क्या लाभ मिल सकता है। तो सिंधिया के मंत्री बनने से मध्य प्रदेश में सियासी संतुलन बनेगा। सिंधिया एमपी के लिए और भी कई केंद्रीय योजनाएं ला सकते हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। केंद्र में एमपी का दबदबा और बढ़ेगा। चुनावी राज्यों में बतौर युवा चेहरा सिंधिया के होने से फायदा भी मिल सकता है। बहरहाल मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार से कई समीकरण बनते बिगड़ते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस वक्त नजरें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही हैं, क्योंकि सिंधिया का मंत्री बनना और उससे भी अहम उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये तमाम पहलू काफी अहम साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल गेस्ट में। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ पाए हैं। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका भी। उम्मीद है कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी गेस्ट हमारे साथ हों। भूपेंद्र गुप्ता जी से ही शुरुआत करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, लगातार आप ही की तरफ से, मतलब आपकी पार्टी की तरफ से तंज कसे जा रहे थे कि महाराष्ट्र तो अब भाई साहब बनकर रह गए हैं। देखिए एक बार फिर से कैबिनेट में मौका मिलने जा रहा है। नहीं, कैबिनेट में मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। बहुत विद्वानों ने और जो दुनिया को समझने वाले लोगों ने कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब जब खेत सूख गए हैं तो ये बारिश होने का औचित्य कोई है नहीं। कितने भी आप चेहरे बदलिए, देश की जनता जड़ हो चुकी है। जिस यातना से पिछले 4 महीनों में देश की जनता गुजरी है, ये पत्ते फेंटने का कोई औचित्य नहीं है। और ये सबको मालूम था, आपको भी, हमें भी और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार जिस सौदे के तहत गिराई गई थी, उसकी आखिरी किस्त और आखिरी इंस्टॉलमेंट तो यही थी जो जिसका भुगतान अब हो रहा है। तो इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो कोई आश्चर्य की घटना घट रही हो। ये तो होना ही था, तो हो गया। बहुत देर बाद सवेर हुई। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि एक दलित नेता की बलि लेकर आपको उसे हटाना पड़ा महल को खुश करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को क्या संदेश दिया है, इसकी बात भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। क्या थावरचंद जी गहलोत को हटाए बिना ये समायोजन नहीं हो सकता था?
ये सौदे की पूर्ति तब भी हो सकती थी, लेकिन एक दलित राजनेता को अभी 10 दिन पहले ही प्रस्ताव पारित किया था कि हम दलितों वंचितों के साथ खड़े हैं, इस तरह खड़े हैं। चिंतामणि मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उज्जैन से सांसद रह चुके हैं आप, बहुत स्वागत है मालवीय जी आपका। और आपने सुन तो लिया होगा भूपेंद्र गुप्ता जी को, देखिए सवाल उनसे किया गया था इंतजार खत्म होने पर, आपने आज थोड़ा सा इंतजार हमें करवा दिया, लेकिन इस सवाल पर भी जो जवाब या कहीं जो गुगली उन्होंने फेंकी आपकी तरफ, प्लीज आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इस खुशफहमी में बनी रहे कि देश की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, इसमें हमें कोई शिकायत नहीं। वो इस तरह के और स्वप्न देखें तो वो चुनाव परिणाम उन्हें बताते रहेंगे। वो सिमट करके 42 पे पहुंच गए, फिर 52 पे आ गए। 20 राज्यों में उनकी सरकारें नहीं है, गिनी चुनी 2-3 राज्यों में सरकार है, फिर भी खुशफहमी देखिए कि अब जनता मोदी के खिलाफ है तो हमें उस पर कुछ नहीं कहना। आप बने रहिए इस धारणा के साथ। लेकिन जहां तक थावरचंद जी का इन्होंने कहा कि भाई एक दलित नेता को इन्होंने हटा करके किसी और को स्थान दे रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि दलितों का पर्याप्त नेतृत्व केंद्र सरकार में है और पूरे देश के अर्जुन मेघवाल जी हैं, रतनलाल कटारिया है, महाराष्ट्र से आरपीआई के जो लीडर हैं वो हैं, बहुत बड़ी पासवान जी हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दलित समाज का है। और इसलिए कहना कि इनको हटा करके इनको क्या ये ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा सांसद दलित समाज के वो विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले हैं। और इसलिए आप ये चिंता मत कीजिए, दलितों को कहीं ऐसा नहीं है। थावरचंद जी को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। थावरचंद जी एक मिल मजदूर थे, पंचर की दुकान था उनकी, साइकिल की दुकान थी, उनको केंद्रीय मंत्री तक बना दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड दे दिया। और ये तो प्रवाह है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है सर। तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि इनके बाद इन्हीं को बनना है, तो ये क्रम है परिवर्तन का और परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है। हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। ठीक, आप स्वागत कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास भी आगे हम जाएंगे अगर वो इस पर रिस्पॉन्ड करें तो, लेकिन पहले डॉक्टर शर्मा आपसे बात, मध्य प्रदेश का इसमें फायदा देख रहे हैं या नुकसान देख रहे हैं? आखिर इस बदलाव के अगर हम सियासी मायने निकालें और मध्य प्रदेश के लिहाज से फायदे नुकसान को देखें तो क्या, क्योंकि 4 बर्थ की 4 ही रहेगी, क्या कोई 5वां भी आएगा क्या? जी मकसूद जी, मैं सबसे पहले एक चीज से इस चीज को शुरू करूंगा। न्यू एंट्रेंट्स इन, ओल्डर्स आउट। आप यहां देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, नारायण राणे महाराष्ट्र से, अभी तक इन 2 लोगों को कॉल हुआ है, जो सोर्सेस कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली भी पहुंच गए हैं तो इनको मंत्री बनाया जाना निश्चित है। लेकिन यहां मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम, यहां 2 बड़े फैक्टर हैं। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी संभाग से आते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में भाजपा में टॉप 5 लीडर्स में गिने जाते हैं, जैसा कि उनका कैबिनेट में पिछले में भी स्थान रहा, अब की बार भी उनका स्थान रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया था जिसमें सेंसस के बारे में बताया था, तो लगभग 16% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में एससी वर्ग की है। और केंद्र में मध्य प्रदेश से जो रिप्रेजेंट करते थे गहलोत साहब, वो पुराने लीडर है, बीजेपी की शुरुआत के समय से जुड़े हुए लीडर हैं वो, और उनको बीजेपी ने बाकी बहुत सम्मान दिया, नो डाउट। लेकिन एक सीनियर एससी लीडर को हटाकर दूसरे लीडर को एस्टैब्लिश करना, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, प्लस ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आए, ये बात तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेना था ही, क्योंकि उनकी एक एक चीज को माना गया। सबसे पहले जब वो आए, उनके सभी लोगों को मंत्री बनाया, सभी लोगों को टिकट दिया, राज्यसभा में सिंधिया जी को भेजा, सभी लोगों को मन में आप विभाग दिए, सभी लोगों को संगठन में रखा, तो सब सिंधिया जी की सभी चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन इसके जो एससी वर्ग है मध्य प्रदेश का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? 16% जो रिसेंट रिलीज है सेंसस, उसके अनुसार बता रहा हूं, अब तो और बढ़ गया होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे भी आप बीजेपी के अंदर देखें तो मध्य प्रदेश में अगर जगदीश देवड़ा को अकेला छोड़ दें तो एससी वर्ग से जो मूलबाज बीजेपी के लोग हैं, इस कास्ट फैक्टर से अलग, इस कास्ट फैक्टर से थोड़ा सा अलग जाकर अगर मध्य प्रदेश के या बीजेपी के अपने फायदे को लेकर हम बात करें तो आप क्या देखते हैं एक युवा चेहरे के तौर पर, चूंकि फेस वैल्यू भी है लगातार, क्या मध्य प्रदेश के बाहर भी उनका और इस्तेमाल होगा आने वाले जो राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एनर्जेटिक लीडर हैं और उनका जैसा कि आपने मध्य प्रदेश जब जो यूपीओ में गवर्नमेंट में थे वो, तो उन्होंने दोनों टेन्यूर उनके देखे हैं और वो उनका कार्यशैली बहुत अच्छी है, नो डाउट। अच्छा काम करते हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं और बीजेपी की फैमिली से ही आते हैं बेसिकली। राजमाता साहब के नाती हैं, तो नेचुरली राजमाता साहब बीजेपी की फाउंडर मेंबर रही हैं। इसका कहीं ना कहीं बीजेपी के अदर स्टेट, मध्य प्रदेश के अलावा कई स्टेट्स में जो 6 स्टेट्स में चुनाव होना है उसमें उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये बात पक्का है। मध्य प्रदेश के लिए एक नया विभाग मिलेगा क्योंकि हेल्थ का इशू है, फॉरेन मिनिस्ट्री का इशू है, एक कुछ और फिनांस, ये 3 डिपार्टमेंट जो कि कोविड के बाद से हिट हुए हैं देश में, वो कहीं ना कहीं क्राइसिस सेंट्रल गवर्नमेंट झेल रही है। तो मुझे ये आशा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं कि बहुत भारी भरकम डिपार्टमेंट मिलेगा और जब किसी स्टेट के लीडर को एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, भूपेंद्र गुप्ता जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो ये विन विन सिचुएशन रही। आपकी पार्टी से क्या निकले, वो अपने तमाम समर्थकों को मंत्री बनवा दिया, जहां जिसे निगम मंडल में जगह दिलवानी थी उसको लेकर भी कार्यकारिणी में भी अपने लोगों के नाम दिखाई दिए पिछले दिनों जब बीजेपी की तरफ से लिस्ट आई, और अब खुद केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं क्या आप? जी गुप्ता जी, आप ही से सवाल है। हाँ, तो ये हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सौदा हुआ है, आप खुद बता रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं ये हम शुरू से कह रहे हैं कि सौदा हुआ है और सौदे का भुगतान हो रहा है किस्तों में। ये किस्त है, आखिरी किस्त है, इसके बाद जो है आदरणीय को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण बन रहा है, अति महत्वपूर्ण बन रहा है या कम महत्वपूर्ण बन रहा है, ये नहीं है। दांव पर तो जो है पांचाली लगी है ना, ये जो देश का लोकतंत्र लगा हुआ है, देश का एक जो है जनप्रतिनिधित्व का कानून दांव पर लगा हुआ है। ये बात जो समझने वाले लोग हैं समझ रहे हैं। आज अच्छा लग सकता है क्योंकि सत्ता की मलाई खाने मिल रही है, लेकिन जब कि देश की सारी संस्थाएं धराशायी होंगी, देश का संस्कार धराशायी होगा, तब समझ में आएगा कि भारत ने क्या खोया क्या पाया। तो ये आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सत्ता मिल रही है, सत्ता की मलाई मिल रही है, सत्ता का सारा सुख मिल रहा है, और इसी सुख के लिए तो ये खेल हुआ है, इसी के लिए तो ये सौदे हुए हैं। और ये परंपरा अगर चालू हो गई तो ये परंपरा देश का कितना नुकसान करेगी, ये समझने की बात है। आज छोटे छोटे कारपोरेट के धन से जो है जनप्रतिनिधि खरीदे गए हैं, कल विदेशी कारपोरेट भी ये कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करेंगे, और तब समझ में आएगा कि देश ने क्या खो दिया है। चिंतामणि मालवीय जी, मध्य प्रदेश का क्या और ज्यादा दबदबा होगा अब सिंधिया के वहां जाने से, या फिर जो पॉलिटिकल इक्वेशन है मध्य प्रदेश के लिहाज से वो एक बैलेंस हो जाएगी? जनता पार्टी का जो आधार प्रारंभ से ही मध्य प्रदेश में रहा है और बहुत अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे लीडर मध्य प्रदेश ने केंद्र को दिए हैं। इसके पहले भी पटवा जी थे, विक्रम वर्मा थे, सत्यनारायण जटिया थे, अब नरेंद्र सिंह जी हैं, ऐसे कई अच्छे नेता जो है मध्य प्रदेश ने दिए। तो स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग और उनकी क्षमताओं का उपयोग करना है, उनकी क्षमताओं के लाभ ज्यादा से ज्यादा केंद्र को और सरकार को हो सके, इसकी कोशिश तो संगठन करेगा ही, सरकार करेगी, माननीय मोदी जी करेंगे। और ये तो फर्टाइल भूमि है मध्य प्रदेश, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से उसका उपयोग होगा। कितना फायदा आप देख रहे हैं इसमें, चाहे वो केंद्रीय, क्योंकि पिछले दिनों सक्रिय रहे ना, लगातार केंद्रीय मंत्रियों को खुद चिट्ठी लिखी है, चाहे वो एक्सप्रेसवे वाली बात हो, ग्वालियर चंबल वाले, या रेल मंत्री को लिखी गई उनकी चिट्ठी हो, बाद में उसको लेकर भी खूब रिएक्शंस आए थे पार्टी के अंदर से भी और विपक्ष की तरफ से भी। तो वो लगातार एक ऐसा व्यक्ति जो कि राज्यसभा का सांसद है, वो प्रदेश के विकास को लेकर लगातार केंद्र के संपर्क में रहता है, अब वो शख्स खुद मंत्री बनने जा रहा है, तो कितना फायदा आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सिंधिया जी अच्छे प्रशासक हैं और अच्छे संगठक हैं। उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। कांग्रेस के समय में भी इतनी कम आयु में, आज से 10 साल पहले उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए थे। तो इसलिए ये कहना कि क्या लाभ होगा, और
स्वाभाविक है कि वो अच्छे प्रशासक है, मध्य प्रदेश से प्रेम करते हैं मध्य प्रदेश में, और उनका काम रहा है। उनके पिताजी ने भी रेलवे के क्षेत्र में बड़े काम मध्य प्रदेश में किए थे, इसलिए निश्चित रूप से उनके आने के बाद जो भी विभाग उन्हें मिलता है, केवल उतना नहीं, उसके आगे भी वो मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। डॉक्टर शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की इक्वेशंस क्या इसको लेकर अब बैलेंस होगी? 2023 में कितना फायदा होगा, या फिर उससे पहले अभी बहुत सी नियुक्तियां कुछ अटकी हुई हैं, कुछ जगहों पर उनके समर्थकों की बारी आनी बाकी हैं, उस पर अब वो ध्यान दे पाएंगे, या फिर केंद्रीय कैबिनेट, केंद्र सरकार का जब कोई मंत्री बन जाता है उसके पास तो काम ही इतने होते हैं, मध्य प्रदेश के चक्कर लग पाएंगे? भले ही वो यूनियन मिनिस्ट्री में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनका फोकस मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग रहेगा। आपको मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं कि जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उसका मुख्य कारण सीएम शिप थी। मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टरशिप ही सबसे बड़ा फैक्टर था। वहीं से उनके अंदर एक कसक आई जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। भले ही राज्यसभा में टिकट ना देना, जब तक राज्यसभा का तो टिकट का वक्त आया ही नहीं था। ये बात पक्की है कि मध्य प्रदेश में जो इक्वेशंस बनेंगे वो विद इन द बीजेपी कुछ अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, जैसे थावरचंद गहलोत का जाना, मैं भूपेंद्र गुप्ता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक सरकार बीजेपी की आई, उनको बनाना चाहिए भी, क्योंकि वो उन्होंने एक बड़ा घटक कांग्रेस से लाकर भाजपा में शामिल किया, उनको जिताया, और जिताने के बाद पार्टी को यहां ले आए। लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है उसको नुकसान पहुंचा के किसी न्यू आदमी को लाने से कहीं ना कहीं जो पुरानी व्यवस्था है, वो जो इक्वेशंस हैं, यहाँ कहीं ना कहीं वो ब्रेक होंगे, मुझे जैसा लग रहा है। क्योंकि आपने देखा हो ग्वालियर चंबल संभाग के दो बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बीच में 2-3 माह से तो रिटायरमेंट भी तो प्लान करना होता है ना। बीजेपी में तो एक अलग से मार्गदर्शक मंडल भी बना हुआ है, वैसे ही वो 73+ हो चुके हैं, 75 के करीब जा रहे हैं, तो थोड़ा तो प्लान, युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो फिर कैसे बात होगी? हमारा देश तो बहुत युवा देश है। थोड़ा सा एक्चुअली आज के समय में बहुत लाइटर नोट पर खैर ये बात थी। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास जाऊं उससे पहले चिंतामन मालवीय जी, तो क्या अब शपथ लेने के बाद ट्विटर पर जो बायो है वो बदल जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, और ये बात ठीक है कि राजनीतिज्ञों के परिवर्तन को बहुत गौर से देखा जाता है, लेकिन परिवर्तन की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, उनकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन आएगा, उनके कार्यप्रणाली में परिवर्तन आएगा, और ये तो शुभ है, इसमें कोई बात नहीं है। वो अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, तो जो इस देश हित में होगा, जो पार्टी हित में होगा, जो सरकार के हित में होगा, वो सब काम बड़ी तत्परता और दृढ़ता के साथ वो करेंगे ही। अरे मेरा सवाल वो ट्विटर के बायो को लेकर था। वो आजकल खुद को जब पब्लिक सर्वेंट लिखते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट, हाँ, मैंने उसी से जोड़ करके कहा है। मैंने चूंकि उसके पर्टिकुलर में नहीं गया, मैंने उसी से जोड़ करके अपना जवाब दिया है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, चूंकि खैर आप तो अब विपक्ष में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए, 15 महीनों के बाद अब ये उनकी नियुक्ति होना, जो मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक बहुत कुछ बदला है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी किस तरह के बदलाव की आप देख रहे हैं चीज़ें 2023 के परिप्रेक्ष्य में, सिंधिया को अगर कैबिनेट में जगह दी जा रही है तो? देखिए, जो 2023 का के दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो इसका जो है उत्तर 2019 अभी 20 ने दे दिया है। ग्वालियर संभाग में 10 सीटों पर हमारा लड़ाई हुई, उसमें से 6 कांग्रेस जीती है, 4 बीजेपी जीती है, तो उनका कितना प्रभाव उस क्षेत्र में ये उपचुनाव में सिद्ध हो चुका है। दूसरी चीज में बहुत मुझे खुशी हुई, बड़ी आध्यात्मिक बात की चिंतामणि मालवीय जी ने, कि प्रकृति का नियम है बदलाव। इस बदलाव का शिकार मालवीय जी स्वयं है बेचारे, चिंतामणि जी। ये समय पे मंत्री बन जाते तो ये उनसे अच्छे प्रशासक सिद्ध होते, लेकिन इन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। किसी घर में किराएदार घर में सो रहे हों पलंग के ऊपर, और घर के बच्चों को सड़क पर बाहर जो है चबूतरे पे सोना पड़े, ये परिस्थिति अगर किसी राजनीतिक दल में पैदा हो जाती है तो कितना भी उसके सुखद परिणाम आने वाले हों,
इन परिणामों की जो कीमत है, एक संस्कार, एक कल्चर, उस घर की जो है एक व्यवस्था चुकाती है, वो कीमत भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी। चिंतामन मालवीय जी इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, ठीक है, ये जो अंदर की पीड़ा है उनकी, उसकी अभिव्यक्ति है। मैं जानता हूं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद सरकार आए और आपसी लड़ाई के बाद चली जाए तो कोई तो उन्हें आधार ढूंढना होगा जिस पर वो ढोल सके, अपना कर्ज दे सके, ये उनका अधिकार है। मैं इस पर कुछ नहीं कह। लड़ाई नहीं, सौदा, जिसकी आखिरी किस्त आप भुगतान कर रहे हो, आप सौदा कह सकते हैं। वास्तव में ये मुक्ति है, मुक्ति का सम्मान है कि मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने कुशासन से मुक्त करवाने का काम किया। तो जो उन्होंने जनता के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, उसका सम्मान है ये। अच्छा डॉक्टर शर्मा, ये बड़ा एक इत्तेफाक है, कांग्रेस की जो सरकार थी वो 15 महीने ही चली और 15 महीनों का इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया का खत्म हो रहा है, वो केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। थावरचंद जी को भी क्या आप मुक्ति के दिवस की खुशी देंगे? जी। ये 15 महीने वाला कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इत्तेफाक है ये। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बात बिल्कुल मकसूद जी आपने ही निकाली ये बात कि 15 महीने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में वो इंतजार करते रहे कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं दिखा उनको। इसके बाद दूसरे 15 महीने कुछ प्रकृति ने बनाए, क्योंकि ऐसे समय में कोविड आया। अगर कोविड नहीं होता तो मेरा जो ख्याल है ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बनने के तुरंत बाद ही मंत्री बनते, लेकिन कोविड के कारण यूनियन कैबिनेट रीसफल नहीं हो पाया, जिसके केवल डिले होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि उस समय से लेके पहले अभी तक, जिस दिन मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली उसके बाद कैबिनेट रीसफल अभी हुआ है, वो इत्तेफाकन है कि वो 15 महीने में हुआ। तो ये कहीं नहीं 15 महीने का कोई फैक्टर हो, आगे भी कहीं उनके साथ ना हो, ये भी हो सकता है आगे वो क्या बन जाए, क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आते आते मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आ जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिस तरीके से ताकत बढ़ रही है बीजेपी के अंदर, मैं देख रहा हूं जिस दिन से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, इस मध्य प्रदेश की सरकार में भी उनके लोगों की मौजूदगी, उनके लोगों को जगह देना, उनके लोगों को इवन संगठन में तक जगह दी गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि संगठन बीजेपी एक ऐसा संगठन माना जाता रहा है जिसमें पुराने लोगों को ही तवज्जो दिया जाता था, नए लोगों को नहीं दिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए वाले लोगों को, कई लोगों को उसमें सदस्य बनाया गया है। ये एक बड़ी बात है। इससे लगता है कि आगामी 15 महीने में आपका जो मध्य प्रदेश में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चिंतामन मालवीय जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आखिरकार 15 महीनों का इंतजार खत्म करके जल्दी शपथ ले लेंगे। नरेंद्र सिंह जी इससे कमजोर होंगे, नरेंद्र सिंह जी इससे कमजोर होंगे, इस पे मालवीय जी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र सिंह जी का अपना स्तर है, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी सम्मान है। वो कोई विषय नहीं, कोई तुलना नहीं, क्योंकि तुलना सदैव अप्रिय होती है, तुलना का सवाल नहीं है। कांग्रेस तुलना करे, ये करें कमलनाथ जी की तुलना, ये करे दिग्विजय सिंह जी में तुलना, ये तुलना करें। हमारे यहाँ नेताओं की तुलना का सवाल नहीं। सब अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, फाइनल कमेंट। गुप्ता जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित रूप से जो है बेचैनी है, आज है बेचैनी, और इसीलिए जो है जो इनकी तथाकथित अनुशासन की मर्यादा तोड़कर बहुत सारे विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, और ये चीज जो है, ये फैसला एक और बेचैनी बढ़ाने वाला फैसला है। इससे मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बनने की तलाश में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और जो 99 पे और सेंचुरी बनाने वाले थे, जो कांग्रेस में तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन वो कम से कम 20 साल पीछे अपने इस भवितव्य से सरक गए और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। कई लोग गलती कर लेने के बाद इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। चिंतामन मालवीय जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा बने रहेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।